Hello everyone, I am Pooja Rawat and welcome back to CUET by Arya 24/7। सो स्टूडेंट, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का आगाज बैच में शुरुआत कर रहे हैं और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ये वाली बुक हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे पहली यूनिट, जिसमें हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में और 1947 से पहले इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी, यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसी को हम लोग आज जानने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इसको हम लोग डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग अ कॉलोनियल रूल या फिर अंडर अ कॉलोनियल रूल, यानी कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी जब ब्रिटिशर या कॉलोनियल रूल था इंडिया में। उस टाइम हमारे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी बेटा? बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। अब किस तरह का लो लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, उसी को हम लोग आज देखने वाले। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ब्रिटिश रूल की शुरुआत कैसे हुई, इंडिया में ब्रिटिश का ओरिजिन कैसे हुआ, ब्रिटिश रूल का ओरिजिन। देखो, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, है ना। ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। आप सभी ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। सभी ने एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, इनका कोई मोटिव नहीं था कि भाई इंडिया में रूल करने का। इनका मोटिव था कि भाई इंडिया में क्या करें, हम लोग ट्रेड करें। क्योंकि भाई इंडिया जो था बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने वाली हमारी कंट्री थी। सोने की चिड़िया कहते हैं ना, एकदम से सोने की चिड़िया थी हमारी, ट्रेड करने वाली चिड़िया थी। तो बेटा इनका मेन मोटिव था कि ट्रेड ही करें हम लोग, है ना। ये वेस्ट बंगाल में आए, कलकत्ता में आए, इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली बेटा वहाँ पे, ठीक है। बट ये कंपनी से, ये ट्रेड करने से इंडिया के रूलर कैसे बने, ठीक है, वो सारी कहानी है बेटा। कि भाई इनका इंडिया में रूल कब शुरू हुआ, ओरिजिन कब शुरू हुआ। तो बेटा एक वॉर हुई थी, किसके किसके बीच में? एक वॉर हुई थी बेटा, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि लड़ी गई थी 1757। किसके किसके बीच में हुई थी बेटा? ये वॉर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला दौला के बीच, ठीक है। सिराजुद्दौला उस टाइम वेस्ट बंगाल के हमारे नवाब थे, ठीक है, और इनकी और ईस्ट इंडिया कंपनी की वॉर हुई और इस वॉर में सिराजुद्दौला की हार हुई बेटा। और उसी के बाद में जब क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब नए रूलर बन गई, ठीक है। अब ये क्या आ गई, पावर में आ गई। अब जैसे ये पावर में आई तो बाकी जो हमारा, देखो शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, है ना। वेस्ट बंगाल से शुरुआत हुई थी, कलकत्ता से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये सब में फैलती चली गई, ठीक है। अब इनका ओरिजिन जो है इसी वॉर के बाद माना जाता है। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, इसके बाद ही इनका ओरिजिन माना जाता है, जिसमें ये लोग जीत गए थे। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का मेन पर्पस क्या था? इनका मेन पर्पस क्या था बेटा? भाई इंडिया का कोई भला नहीं करना था इनको। इनका मेन पर्पस क्या था कि भाई इंडियन इकोनॉमी को क्या बना दे, एकदम फीडर इकोनॉमी। जैसे एक मदर होती है, वो अपने बच्चे को फीड करती है ना। ऐसे ही ये क्या चाहते थे कि भाई इंडिया भी क्या करे, ब्रिटेन को फीड करे, ठीक है। ये इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे, किसके डेवलपमेंट के लिए? ब्रिटिश इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। अब इन्होंने किस तरह से इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी बनाया और किस तरह से इनके ड्यूरेशन में इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेट हुई थी, ये हम लोग पूरी की पूरी कहानी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे उस टाइम इंडिया की क्या कंडीशन थी, अगर हम बात करें, ठीक है। आई होप सो सभी को दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब क्या कंडीशन थी इंडिया की? इंडिया एक प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी बेटा, समृद्ध इकोनॉमी थी। पूरे विश्व में किसका नाम था? इंडिया का नाम था। मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ रिलायंट थे, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी बेटा। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते थे, है ना, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स हो, चाहे वो स्टोन के गुड्स हो, ठीक है, चाहे वो बेटा आर्ट एंड क्राफ्ट्स के गुड्स हो, चाहे वो
हमारे टेक्सटाइल गुड्स हो, है ना, टेक्सटाइल जो होते हैं हमारे क्लोथ्स हो गए बेटा, हमारे कॉटन क्लोथ्स हो गए, वुलन क्लोथ्स हो गए, या फिर सिल्क के क्लोथ्स हो गए, एकदम फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस थे और हमारा फॉरेन ट्रेड भी बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, एकदम से प्रीशियस और सेल्फ रिलायंट और प्रीशियस हमारी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी बेटा। ठीक है, इसके अलावा ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स था बेटा हमारे इंडियन इकोनॉमी में, जहाँ पे लोग क्या थे? डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे, और 2/3 से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, है ना। बट एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा था, लाइफ स्टॉक बहुत अच्छा था हमारे पास, और साथ में सबसे अच्छी जो इंडस्ट्रीज थी बेटा, वेल नोन इंडस्ट्री थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जिसमें कॉटन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, प्रीशियस स्टोन वर्क हो गया, मेटल हो गया, बहुत ज्यादा फेमस था। यानी फॉरेन कंट्रीज में यही जाता था, हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, इतनी अच्छी इकोनॉमी थी। बट ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब किस तरह से करा बेटा, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था इंडिया में? हमने पहले ही पढ़ लिया कि उनका मेन मोटिव था कि इंडिया को क्या बनाना? फीडर इकोनॉमी बनाना। ठीक है, भाई फीडर इकोनॉमी बनाएगी किसके लिए? ब्रिटेन की डेवलपमेंट के लिए इंडिया क्या बने? फीडर इकोनॉमी बने। तो वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, किस में? भाई इंडिया को ऐसे कंट्री का ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे इंडिया को, कोई जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे? रॉ मटेरियल की सप्लाई करे। ठीक है, और कंज्यूमर बन जाए फिनिश गुड का। अच्छा, फिनिश गुड कहाँ बनेंगे? ब्रिटेन में बनेंगे। ठीक है, अब देखो पूरी कहानी समझो। इंडिया से रॉ मटेरियल जाएगा यानी एक्सपोर्ट होगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उस टाइम क्या हो रही थी? नई इंडस्ट्रीज लग रही थी, नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जिसको हम लोग कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। अब उसके सेटअप होने के लिए वहां पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा था? बहुत ही चीप रेट से रॉ मटेरियल जा रहा था बेटा इंडिया से। गुड्स बन रहे थे ब्रिटेन में, अब उस फिनिश गुड को सेल करने के लिए कहाँ लाया जा रहा था? इंडियन मार्केट में लाया जा रहा था, है ना। तो बस ये इंडिया को क्या बनाना चाहते थे? ये इंडिया को बनाना चाहते थे ऐसी कंट्री जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई हो, और भाई रॉ मटेरियल इंडिया से सप्लाई हो गया ब्रिटेन, अब ब्रिटेन में जो फिनिश गुड बन रहा है वो सेल होने के लिए इंडिया आएगा, यानी इंडिया क्या बन गया? फिनिश गुड का, इंडस्ट्रियल गुड्स का क्या बन गया बेटा? कंज्यूमर बन गया। ये यही कन्वर्ट करना चाहते थे, यही ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, और इन्होंने कर दिया था। इन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म इसी तरह से कर दिया था बेटा। ठीक है, कॉलोनियलिज्म का मतलब समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या है बेटा। देखो कॉलोनियलिज्म जो है ये एक पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन को बताता है बेटा। देखो इसमें दो चीजें होती है, एक जो होती है एक रूरल कंट्री होती है, और एक जो होती है बेटा एक होती है कॉलोनी। ठीक है, अच्छा जब इंडिया में ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करने के लिए आए तो कॉलोनी बन के कौन रह गया था? इंडियन इकोनॉमी बन के रह गई थी बेटा कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी कौन रह गई थी? इंडिया। इंडिया बन गई थी कॉलोनी, और रूरल कौन बन गए थे? ब्रिटिशर्स बन गए थे, है ना। ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूरल बन गए थे, यहाँ पे रूल करने लग गए थे। ठीक है, अच्छा कॉलोनियलिज्म क्या बताता है? पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज अ रूरल एंड अदर इज अ कॉलोनी। ठीक है, दो देश जिसमें एक देश तो क्या है? एक देश है रूरल, दूसरा देश क्या है? कॉलोनी है। ठीक है, अच्छा इनके बीच में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन, साथ में इकोनॉमिकल रिलेशन, है ना बेटा। तो ये जो सिस्टम है ये कॉलोनियलिज्म को ये बताता है। तो ब्रिटिशर्स क्या इंडिया के साथ ही कॉलोनियलिज्म पे था क्या? नहीं बेटा, बहुत सारी जो कंट्रीज थी ना उनमें था, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम क्या था ना, ब्रिटेन जो था उस टाइम बहुत अपनी पावर में था। तो उस टाइम अदर जो दूसरी कंट्रीज थी उन पे भी उनको उन्होंने क्या करा था? कॉलोनी बना दिया था, और अपने आप को एज अ रूरल बना के रखा था बेटा। The rural country not only has a political control over the colony but also determine the economic policy to dominated country। ठीक है, ये क्या करते थे? सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल ही नहीं करते थे, है ना। जो रूरल होते थे सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल ही नहीं करते थे स्टूडेंट, बल्कि ये इकोनॉमिकल डिसीजन भी लेते थे, इकोनॉमिकली क्या करते थे? उस कंट्री पे कंट्रोल करते थे, है ना। ऐसे ही इन्होंने इंडिया में भी करा था। अब दिख रहा है? आई थिंक अब दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं अपने आप को हाइड कर रही हूं ताकि आपको ये पूरा कंटेंट दिख जाए बेटा। ओके, अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको कोई मतलब नहीं था हमारी इकोनॉमी से, तो उन्होंने कभी भी ना तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करी
और ना ही पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करी, कभी भी इन्होंने कोशिश नहीं करी। कुछ जो हमारे इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट थे बेटा, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स थे हमारे इकोनॉमी के, लाइक दादा भाई नौरोजी, है ना, विलियम डिग्बी, ये रहे फ्रेंडले सेराज, VK RV राव, RC देसाई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी बेटा, ठीक है, इन्होंने एस्टिमेट करने की कोशिश तो करी थी, बट इन्होंने जो एस्टिमेशंस किए थे ना सारों ने, इनमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता था, इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट आते थे, मतलब सबके रिजल्ट एक जैसे नहीं आते थे, किसी के कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं, किसी को कुछ और रिजल्ट आ रहे हैं। बट डॉक्टर VK RV राव ने जो एस्टिमेशन किया था नेशनल इनकम और बेटा पर कैपिटा इनकम की, वो थोड़े कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट रिजल्ट देते, मतलब वो रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे उन जो फाइनल रिजल्ट थे, फाइनल आउटपुट से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे बेटा। अगर उनके अकॉर्डिंग बात करें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इंडिया की, हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है, एग्रीगेट रियल जो आउटपुट था बेटा वो कितना था, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में बेटा वो था लेस देन 2%, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में हमारी कंट्री का एग्रीगेट रियल आउटपुट था बेटा 2%, और जो पर कैपिटा आउटपुट था पर ईयर का वो कितना था 0.5%। और ये वाला जो है, किसने सबसे इंफॉर्मेटिव न्यूज दी थी, किसने सबसे सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिया था, VK RV राव ने दिया था, पर अदर्स ने भी कंट्रीब्यूट करा था स्टूडेंट, ठीक है। ओके, अब हम लोग सेक्टर वाइज पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग इस सेशन में देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और फॉरेन सेक्टर को उसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बेटा। ओके, अगर हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, एक सेकेंड। ओके, एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, अब देखो इनको कोई मतलब नहीं था कि भाई इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो फले फूले, है ना, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको तो अपने ब्रिटेन से ही मतलब था। तो बता, जब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, स्टेगनेट हो गई थी हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेगनेंट हो गई थी बेटा। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स वाज ओवरवेलमिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर्स, ठीक है। क्या था बेटा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे तो हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी, बहुत अच्छी थी, पर जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इन्होंने सब खत्म कर दिया, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, हमारी 2/3 पॉपुलेशन कहाँ डिपेंड थी बेटा, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। बट जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने सारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इन्होंने खत्म कर दिया बेटा। तो यहाँ पे 85% जो हमारी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ पे डिपेंड होने लगी बेटा, वो डिपेंड होने लगी एग्रीकल्चर से। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी तो लोग कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर में ही जाएंगे, क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। और ज्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे बेटा, विलेजेस में रहते थे, तो उनके पास क्या था, एकमात्र लाइवलीहुड ऑप्शन बचा था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। हमारी इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इंगेज थी, और यहाँ से ही क्या जाता था भाई, अपने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए फूड प्रोडक्ट्स जो है वो भी फूड जो है वो प्रोड्यूस करते थे, साथ में जो इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो थी बेटा, उनके लिए भी फूड कहाँ से जाता था बेटा, रॉ मटेरियल जो है हमारी एग्रीकल्चर से जाता था, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इतना स्टेगनेंट क्यों हुआ, है ना, एकदम डाउनवर्ड हो गया था, एकदम स्टेगनेंट हो गया था, उसके रीजन क्या थे बेटा। सबसे मेन जो रीजन था, सबसे मेन जो रीजन था बेटा वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा, है ना। फर्स्ट है आपका जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम, ठीक है। जिसमें सबसे बेकार जो सिस्टम था ना, ये जमींदारी सिस्टम था, ठीक है। अच्छा, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था मैं, ठीक है, इनमें क्या थे ना बेटा, जमींदार थे, है ना। अब ये जमींदार क्या होते थे, ये जमींदार जो थे ना, उन्होंने जो
जो एग्रीकल्चर के जो ऑनर थे, है ना, जो फार्मर्स थे, इनसे इन्होंने क्या ली थी, जमीनें ले ली थी, गवर्नमेंट ने ले ली थी। ठीक है, ऑनर जो थे, जो जमीनों के एक्चुअल ऑनर थे, जो फार्मर्स थे, उनसे जमीनें किसने ले ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब ये जमीनें किसको दे दी, जमींदार को दे दी। अब ये जो जमींदार होते थे ना, 3-4 गांव का एक जमींदार हो गया, जो देखता था कि भाई उस 3-4 गांव में जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है वो उसी के अंडर में आती थी बेटा। इस जमींदारी सिस्टम में 3 वे का ये सिस्टम था, है ना, 3 टायर था। सबसे नीचे फार्मर आता था, उसके ऊपर जमींदार, एंड उसके ऊपर कौन आता था बेटा, उनके ऊपर आते थे बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता था, प्रॉफिट जो होता था, अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर जो भी फार्मिंग करता था, उसको जो भी इनकम होती थी, वो सारी की सारी इनकम कौन ले जाता था, जमींदार ले जाता था। वो लगान लगा देता था, लगान एक तरह का टैक्स होता था। जमींदार क्या करता था, इन पे लगान ले जाता था, लगान लगाता था और सारा का सारा पैसा ले जाता था। अब इस पैसे में से कुछ पैसा जो है वो किसको दे देता था, वो जो कुछ पैसा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। अब ये जो लगान वसूलता था, इसको कोई मतलब नहीं था जो फार्मर्स है उनकी कंडीशन क्या है, इनको कोई उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन से कोई मतलब नहीं था, इसको लगान से मतलब था, है ना। यही इसका मेन इंटरेस्ट क्या था बेटा, जमींदार का मेन इंटरेस्ट था सिर्फ और सिर्फ लगान को कलेक्ट करना। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कल्टीवेटर की, इसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसके अलावा बेटा और क्या था, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि भाई कोई जमींदार है, वो लगान को टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे नहीं चुका पा रहा है, तो भाई उसको हटा देते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में कोई दया नहीं थी, उसको पैसे से मतलब था, कोई दया नहीं थी, है ना। कोई जमींदार था, अगर वो फेल हो जाता था भाई लगान कलेक्ट करने में, तो फिर उसको हटा देते थे, और कोई और जो कि सबसे ज्यादा क्रूर होता था, जो बहुत क्रूरता के साथ लोगों से लगान वसूलता था, उसको रखते थे, है ना, उसको रख देते थे। ठीक है, और ना ही जमींदार और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी कोशिश करी कि भाई एग्रीकल्चर की कंडीशन को सुधारा जाए। किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था बेटा, कोई ना तो फर्टिलाइजर्स पे इन्वेस्टमेंट था, ना ही बेटा कभी कोई सीड्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ना ही इरिगेशन पे इन्वेस्टमेंट करा, किसी पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, इनको कोई मतलब नहीं था, इनको लगान से मतलब था सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट हमने पढ़ा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकेंड था बेटा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या था, अब देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत ज्यादा चालाक थी, है ना, चालाक तो थे ही, तभी हमारे इंडिया में ऐसी कंडीशन करके चले गए वो इंडिया की, वो ना बहुत चालाक थे। उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, है ना, उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, कैसी इंडस्ट्री में, जैसे जो जूट की इंडस्ट्री होती है ना, जूट की इंडस्ट्री होगी बेटा, जूट हो गया, पटसन हो गया, है ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, कॉटन की जहाँ पे कपड़े बनते हैं, है ना, कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई। अब इनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा, है ना, जूट का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आएगा, कॉटन का जो रॉ मटेरियल है ना, वो भी कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर के लिए आएगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा। अब इनको ये था कि भाई अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को बहकाते हैं, है ना, बहकाएंगे, और वो क्या करेंगे, इन इंडस्ट्रीज के लिए क्या करेंगे, इन इंडस्ट्रीज के लिए इन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, यानी जूट का प्रोडक्शन करेंगे, कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करेंगे, या इंडिगो इंडिगो क्या करेंगे, इंडिगो का प्रोडक्शन करेंगे, इंडिगो का प्रोडक्शन करेंगे। अब बहकाया, अब हमारे इंडियन फार्मर्स को किस तरह बहकाया गया था ये देखो। अब इनको बोला कि आप क्या करो, इन सारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो। ठीक है, ये जो जितनी भी रॉ मटेरियल वाली जो क्रॉप्स थी ना बेटा, इनको क्या कहा जाता था, इनको कैश क्रॉप कहा जाता था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था बेटा, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप कहा जाता था, कैश क्रॉप कहा जाता। अच्छा, अब इन क्रॉप्स का मेन काम क्या था, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने थे। ठीक है, अब जो फार्मर्स था उनको बहकाया गया कि आप क्या करो, आप कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करो रेदर देन फूड क्रॉप से। ठीक है, क्या फूड ग्रेन का प्रोडक्शन मत करो, आप कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करो, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। फायदा कैसे, क्योंकि कैश क्रॉप जो थी थोड़ी जो थी महंगी सेल होती थी, और फूड क्रॉप तो थी वो थोड़ी सी सस्ती सेल होती थी। फार्मर्स मान गए कि चलो ठीक है यार, वैसे भी फूड क्रॉप को बेच के हमें कुछ मिल तो रहा नहीं है, चलो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और इसको सेल करते हैं, और इससे हमें क्या मिलेगा, हमें पैसा तो मिलेगा कम से कम। ठीक है, इस तरह से चालाकी करी, है ना।
बट अब कैश क्रॉप को सेल करा फार्मर्स ने, पैसे मिले, नो डाउट पैसे मिले, बट उन पैसों पे ज्यादा लगान लगाया जाता था। कैश क्रॉप पे ज्यादा लगान लगा के पैसा कौन ले जाता था? जमींदार ले जाता था। और मतलब वापस पैसा किसके पास आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालाकी से अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, फार्मर्स को थोड़े टाइम के लिए खुश भी कर दिया, और फिर से उनको क्या करा? फिर से भाई उनका शोषण करने लग गई, फिर से उनसे पैसा भी इकट्ठा कर लिया बेटा, ज्यादा से ज्यादा लगान लगा के। तो इससे क्या हुआ? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से भी क्या हुआ? हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन स्टेगनेंट होती गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फर्टिलिटी पे इसका असर हुआ बेटा। प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप इन फॉर सेल इन अ मार्केट रेदर देन सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि भाई ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन करो जिनको इजीली मार्केट में सेल कर सके। सेल्फ कंजप्शन, भाई सेल्फ कंजप्शन की जगह आप ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन करो जो मार्केट में इजीली सेल कर सके। ड्यूरिंग द रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्शन कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड जूट। Okay, however, this did not improve the economic condition for the farmer because instead of producing food crop, they were produced cash crop which were to be unlimited use by the British industries। देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई क्या हुआ? भाई इससे जो फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन थी उसमें कोई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, और वो क्या कर रहे थे? फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप का यूज कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, और उस कैश क्रॉप से क्या हो रहा था? जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी उसका अनलिमिटेड यूज कर रही थी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? भाई इनको शिफ्ट कर दिया, भाई कैश क्रॉप से फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ जब शिफ्ट करा ना, इसी को क्या कहा जाता है? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इससे किसका फायदा हुआ? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही फायदा हुआ, ठीक है। ओके, during the British rule, agriculture was commercialized in a cater to be need of the British industry for necessary raw material। अब भाई ये जो कैश क्रॉप थी इससे क्या हो रहा था? जो नेसेसरी रॉ मटेरियल है वो तो मिल ही रहा था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को, तो वो तो फल फूल रही थी। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर ऑलवेज टू नीड ऑफ अ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर कैन, ठीक है, टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग। By offering high prices, Indian peasants were attract to production of a commercial crop instead of a food crop, ठीक है। अब भाई लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे थे कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए? क्योंकि वो ज्यादा महंगी क्या हो रही थी? उनकी प्राइस मिल रही थी फूड क्रॉप में, पर उन पे ज्यादा लगान लगा के क्या हो रहा था? वो पैसे वापस वसूल ही रहे थे बेटा, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई एग्रीकल्चर का क्या हुआ था। भाई लो प्रोडक्टिविटी थी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। क्यों थी? क्योंकि ना तो जमींदार को कोई मतलब था एग्रीकल्चर लैंड से, और ना ही फार्मर्स को ना ही ब्रिटिशर्स को कोई मतलब था। बस एक फार्मर ही था जो एग्रीकल्चर में लगा रहता था, उसी को ही सब कुछ करना था बेटा। कोई टेक्नोलॉजी का बच्चा सपोर्ट नहीं था, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी थी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और इसकी वजह से धीरे 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 हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ना, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी धीरे 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 कम होती गई, है ना, कम होती गई, ठीक है। द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन और नॉट एनी इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। देखो एक कल्टिवेटर जो था उसके पास तो पैसा ही नहीं था, क्योंकि सारा पैसा कौन ले जाती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाती थी, जमींदार से ले जाते थे। अब इनके पास तो कोई भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं था, है ना। किसी भी तरह का कोई इनिशिएटिव तब लेगा ना बंदा जब उसके पास पैसा होगा, है ना। तो इनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो भाई ये कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे कंडीशन सही करें एग्रीकल्चर लैंड की? द जमींदार हैज नो रूट इन अ विलेज वाइल दिस scarcity of investment, the British rule spent little on agriculture, technical और mass education, ठीक है। अब बेटा जो जमींदार थे ना उनका कोई रूट नहीं था विलेजेस से, ये देखा जाता था कि भाई किसी का रूट तो नहीं है, भाई कोई रूट नहीं था विलेजेस से, ठीक है। और ना ही ब्रिटिशर्स ने, भाई ब्रिटिशर्स ने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा एग्रीकल्चर पे, ठीक है। थोड़ा बहुत करा होगा एग्रीकल्चर पे, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे या थोड़ा सा एजुकेशन पे कर दिया होगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करा इन्होंने बेटा। All this made it difficult to introduce modern technology which caused a perpetual low level of productivity। अब बेटा इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। ये तो हमने इंडिपेंडेंट जब हुए थे उसके बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी एग्रीकल्चर में, उससे पहले कुछ नहीं हुई थी। और इसकी वजह से क्या होती गई? प्रोडक्टिविटी धीरे 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 कम होती गई बेटा। इसके अलावा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी अभी हमने पढ़ा था कि ना तो जमींदार और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करती थी बेटा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, ठीक है।
फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, ठीक है, ट्रेसिंग में। ओके, अगर हम लोग बात करें कि जो क्रॉप पैटर्न था बेटा वो चेंज हो रहा था, फूड क्रॉप से कॉमर्शियल क्रॉप में चेंज हो रहा था, ठीक है। और a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had initiative to invest in agriculture। और ना ही फार्मर्स के पास पैसा था, ना ही स्मॉल फार्मर्स के पास पैसा था, और जो शेयर क्रॉपर्स थे, है ना, जो क्रॉप को शेयर करके लगाते हैं बेटा, ना ही उनके पास कोई रिसोर्स और टेक्नोलॉजी थी जिससे वो इनिशिएटिव ले सके ताकि वो इन्वेस्ट कर सके एग्रीकल्चर में। भाई पैसा तो था नहीं तो क्या इन्वेस्ट करेंगे, सब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था, ठीक है। अगर हम बात करें एक और रीजन था बेटा जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है हमारा इस तरह से हुआ, स्टेगनेंट हुआ। एक और रीजन क्या था बेटा, पार्टीशन। पार्टीशन से भी क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था बेटा इंडिपेंडेंस के टाइम, तो हमारी इंडिया का ज्यादातर जो कल्टिवेटेड लैंड थी, फर्टिलाइज लैंड थी बेटा, वो किधर चली गई, पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। चाहे हम लोग ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है ना, इसमें चली गई थी बेटा। तो इससे भी क्या हुआ भाई, हमारा एग्रीकल्चर का जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है या फूड क्रॉप है या फर्टिलाइज लैंड जो है, ये इन दोनों साइड्स में चली गई थी। अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टिलाइज लैंड वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। हमारी अनडिवाइडेड कंट्री की इरेगुलर जो हमारी बेटा एरिगेटेड, हाईली एरिगेटेड जो फर्टिलाइज लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई थी, ठीक है। और जो हमारा होल जूट प्रोडक्शन एरियाज जो था, हमारा जितना भी जूट प्रोडक्शन एरियाज जो था वो कहाँ, ईस्ट पाकिस्तान, यानी अभी हम जिसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो वहां चला गया, ठीक है। अब इंडिया में जूट इंडस्ट्रीज तो थी, पर जूट इंडस्ट्रीज के लिए क्या था, जूट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, बांग्लादेश से आने लग गया, है ना, क्योंकि ज्यादातर वहीं चला गया, ठीक है। अब देखो इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जिसकी मोनोपोली थी बेटा जूट पे, मतलब जूट के जो प्रोडक्ट्स जो फॉरेन कंट्रीज में जाते थे, सेल होते थे, उस पे मोनोपोली थी बेटा, मोनोपोली थी हमारी। अब वो क्या हो गई, लैक ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से बेटा क्या हो गई, धीरे 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 वो कम होता गया, और इंडिया से जूट का जो प्रोडक्शन है बेटा वो कम होता गया, ठीक है। बिना रॉ मटेरियल के क्या ही प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा था बच्चा कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब हमारी कंट्री की क्या कंडीशन थी, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर आप बोर्ड्स के साथ साथ CUET 2024 की तैयारी करना चाहते हो बेटा, और आप चाहते हो कि आपका इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, SRCC या फिर हिंदू कॉलेजेस में एडमिशन हो बेटा, तो उसके लिए बेटा हम लोग लेके आए आपके लिए एम्बिशियस बैच। इस एम्बिशियस बैच में आपको क्या मिलेगी, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी, आपको टेस्ट स्कीम मिलेगी जिसको हम लोग इम्तिहान नाम से जानते हैं, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा, डेली DPP और PDFs मिलेगी, मॉक टेस्ट और ई बुक्स मिलेगी। इसके अलावा आपको हर एक फैकल्टी से क्या मिलेगी बेटा, गाइडेंस मिलेगी, और हर एक फैकल्टी का कम्युनिटी ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एम्बिशियस बैच है ये आपको कॉमर्स में भी मिलेगा, आर्ट्स में भी मिलेगा, आप दोनों से ही ले सकते हो बेटा। इकोनॉमिक्स हमारे कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में है तो आप उसमें भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस बैच में इनरोल होना तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अड्डा 247 पे। आप जाके गूगल पे सर्च करना अड्डा 247, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पेज को ओपन करोगे बेटा तो यहाँ पे देखो ये सबसे पहला वाला जो पेज है इसी में जाना है हमें। इसको जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। इस पेज में हमें ऑल कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है और हमें यूजी एंट्रेंस पे क्लिक करना है। यूजी एंट्रेंस पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, ये CUET जो है इस पे क्लिक करना है। अगर आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स को क्लिक करो, अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स को क्लिक करो। अब जैसे ही हम लोग कॉमर्स को हमने क्लिक किया तो बेटा यहाँ पे हमारे सामने एम्बिशियस बैच खुल के आ गया, ठीक है। आपको क्लिक करना है एम्बिशियस बैच। अब आपने जैसे ही एम्बिशियस बैच को क्लिक किया स्टूडेंट्स, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगी 5 आवर्स की 2-वे इंटरेक्टिव क्लासेस, 289 टेस्ट सीरीज, 66 ई बुक्स, ठीक है। एक्सपर्ट्स जो फैकल्टीज है उससे बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी आपकी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी बेटा। और इस बैच में जो सीट्स हैं वो लिमिटेड है, तो जितना जल्दी आप इनरोल कर लें उतना अच्छा हो। इंक्वायरी के लिए आप फोन भी कर सकते हो, यहाँ पे फोन नंबर है बेटा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। अच्छा, ये जो बैच है बेटा अगर आप इसको बाय करते हो, ठीक है, अगर आप बाय करते हो तो देखो
यहाँ पे आपको एक कोड दिया हुआ है, अगर आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा। बट अगर आप ये वाला कोड लगाते हो Y490, अगर आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, आपको मिलेगा 17% का डिस्काउंट और आप सिर्फ 8714 में ही इनरोल हो जाओगे। अब आपको इस बैच में क्या मिलेगा बेटा, आपको इस बैच में कॉमर्स की सारी क्लासेस मिलेगी, है ना। इसके साथ साथ आपके तीनों सेक्शंस कवर होंगे। आपका जो सीयूईटी, पहले हम लोग बोर्ड्स की तैयारी करवाएंगे आपकी, देन सीयूईटी की तैयारी करवाएंगे, उसमें आपकी जो सेक्शन 1 है यानी लैंग्वेज का सेक्शन कवर होगा, डोमेन का सेक्शन कवर होगा, एज वेल एज जो आपका सेक्शन 3 है वो भी कवर होगा बेटा। सब कुछ आपको मिलेगा इस एक बैच में। तो जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं तो कोड यूज करना ना भूले Y490। इसके अलावा अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म तक हमसे जुड़ना, तो उसके लिए बेटा आप सभी के लिए है महापैक। आप महापैक को ले सकते हो बेटा, है ना। अगर आप जाओगे तो एम्बिशियस बैच के पास ही आपको महापैक मिलेगा। अब ये महापैक क्या है मैम, महापैक बेटा एक जड़ी बूटी है, एक संजीवनी बूटी है जो टिल एग्जाम तक आपके साथ रहेगी। यानी इसमें आपको बोर्ड्स की सारी क्लासेस मिलेगी, इसमें आपको बेटा सीयूईटी की सारी क्लासेस मिलेगी, टिल एग्जाम तक आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी पेड क्लासेस वो सारी की सारी आपको मिलेगी। 1000 आर्ट्स की 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी बेटा, 809 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 175 ई बुक्स मिलेगी। ये आपको विथ फिजिकल बुक और विदाउट फिजिकल बुक्स भी मिल सकती है, यानी आपको फिजिकल बुक वाला अगर आप लेते हो तो वो भी मिल जाएगा, और अगर आप फिजिकल बुक वाला नहीं लेते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस बैच को परचेज करते हो यानी महापैक को लेते हो तो बेटा आपको सेम यहाँ पे भी क्या करना है, कोड यूज करना है, कौन सा, Y490, ठीक है। एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे भी लगाते हो Y490 तो बेटा ये जो बैच है आपको अगेन 70% के ऑफ के साथ 10789 का पड़ेगा, और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मतलब सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली है बेटा, ठीक है। तो जो बच्चा इनरोल होना चाहता है वो कोड जरूर यूज करे Y490, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, अपना ख्याल रखें।